students, how are you? I hope you are doing very well and enjoying the online classes. Students, in our previous video we have studied about the defects in human eyes and the solution for those defects. And today's video we are going to discuss about the refraction of light through a prism. We have learnt how light get refracted through a rectangular glass slab. For parallel refracting surfaces as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism considered a triangular glass prism? It has two triangle bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces is called the angle of prism. Let us now do an activity to study the refraction of the light through a triangle glass prism. Means स्टूडेंट्स इसमें ये बता रहा है कि हम जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हम देख चुके थे कि उसमें क्या होता है। जो लाइट रे आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रीवियस प्रिंसिपल रे रहती है उससे जो उसके पैरेलल हो जाते हैं। मीन्स रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल इंसिडेंट रे होती है उसके पैरेलल हो जाती है, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है और अपना पाथ चेंज कर लेती है। और अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म में जो होता है वो ग्लास का बना रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसका प्रिज्म बना रहता है जिसकी टू साइड्स तो ट्रायंगल शेप में रहती है और बाकी जो थ्री साइड हो गए, मतलब अगर दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम जॉइंट करते हैं तो एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जॉइंट करते हैं तो तीन रेक्टेंगल बनेगा। मीन्स उस प्रिज्म में दो फेस तो उसकी ट्रायंगल होगी और बाकी तीन फेस उसकी रेक्टेंगल होगी। और इससे प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो हम देखेंगे। हम क्या करते हैं कि ये जो प्रिज्म लिया हुआ है, ये जो डायग्राम है, इसमें P और Q पर दो आलपिन चलो एक पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट in such a way that it rests on its triangle base. Trace the outline of the prism using a pencil. Draw the straight line PE inclined to the one of the refracting surfaces, say AB of the prism. Fix two pins, say at points P and Q on the line PE as shown in figure 11.4. Look for the images of the pins fixed at P and Q through the other face AC. Fix two more pins at point R and S such that the pins are at R and S and the image of the pins at P and Q lie on the same straight line. Remove the pins and the glass prism. The line PE meets the boundary of the prism at point E. Similarly, join and produce the points R and S. Let these lines meet the boundary of prism at E and F respectively. Join E and F. Draw perpendiculars to the refracting surfaces A, B and AC of the prism at points E and F respectively. Mark the angle of incidence and the angle of refraction. Angle of incidence is angle I and angle of the refraction is angle R and the angle of emergence is angle E as shown in figure 11.4. This is the figure. अगर हम यहाँ इस फिगर की बात करें तो ये एक प्रिज्म का है। हम क्या करते हैं कि एक वाइट शीट पेपर ले लेते हैं, उसको बोर्ड पर रखकर उस पर प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म कैसे रखेंगे, जो उसका ट्रायंगल वाला जो सरफेस है उसको उस पेपर पर रखते हैं जिससे कि एक ट्रायंगल वाला हिस्सा जो फेस है वो तो पेपर पे हो जाएगा, जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो अप साइड रहेगा, वो ऊपर की तरफ रहेगा और बाकी जो तीन रेक्टेंगल होंगे वो तीनों साइड रहेंगे, जैसे कि AB और BC और ये AC। इस तरह से होता है। अब क्या करते हैं कि
हम एक तरफ दो आलपिन्स रखते हैं एक लाइन में। दो आलपिन्स उस कार्डबोर्ड में लगा देते हैं जो कि पॉइंट पी एंड क्यू पर होती है। यहाँ पे पी, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, यहाँ पे दो आलपिन लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद फिर हम दूसरी साइड जो कि यहाँ पे एसी है, एसी साइड है, सॉरी एसी साइड है, यहाँ से हम देखते हैं और उसको उन पिंस को देखते हैं जो कि हमने पी पर और क्यू पर लगाई थी। तो उनको देखते हुए फिर हम यहाँ पे पिंस मतलब जो एसी की राइट साइड में है यहाँ पे हम पिन को लगाएंगे। तो हम जब देखते हैं और पिन को एक स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं, मीन्स ऐसे लगाते हैं कि जो पिन है, ये तीनों पिन है पी क्यू और ये आर पर जब हम पिन लगाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे। तो यहाँ पे हम आर पर पिन लगा देते हैं। सेम वे में हम एक और पिन लगाएंगे जो कि हम इन तीनों पिन्स को देखेंगे, पी क्यू आर को देखते हैं तो ये एक लाइन में दिखेगी, उसी लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करके हम पॉइंट एस पर पिन लगा देते हैं। फिर उन पिन को निकालने के बाद उस पर पॉइंट लगा के देते हैं। चारों पिनों को निकालने के बाद पॉइंट्स लगा देते हैं और फिर ये प्रिज्म को हटाकर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म ड्रॉ हो गया और उसको ड्रॉ करने के बाद ये पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर ये पिंस लगाई थी पॉइंट पी क्यू पॉइंट आर एंड एस पर, इसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि आर और एस को, एस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करते हुए हम प्रिज्म की सरफेस एसी तक लेके जाते हैं। एसी तक लेंगे तो ये पॉइंट एफ पर एक इसको इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स इस प्रिज्म को इंटरसेक्ट करेगी। सेम वे में अगर हम पी और क्यू वाले पॉइंट्स की लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रिज्म के कहाँ पर ए बी सरफेस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ई पर। ठीक है, अब हम पॉइंट ई और एफ को ड्रॉ करते हैं, मीन्स मिलाते हैं। पेंसिल की हेल्प से हम इसको भी मिला लेते हैं। अब हम देखेंगे, अब इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सरफेस ए बी पर नॉर्मल है एन डैश एंड ए सी पर क्या नॉर्मल है, एम डैश। अगर हम इन दोनों लाइंस को पी क्यू को और आर एस को, अगर हम पी क्यू को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एच तक चली जाएगी। जहाँ पर ये डॉटेड लाइन बनी हुई है वो एच तक जाएगी। और अगर हम आर एस वाली लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो पॉइंट जी पर लाइन पी क्यू एच को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया फर्स्ट सरफेस ए बी के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड, और यहाँ पे जो सेकंड है सरफेस ए सी के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एम डैश एफ डी एंड सॉरी जी, एम डैश एफ जी एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एम एफ आर, मीन्स एंगल स्मॉल ई। ठीक है, ये होगा। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन थी, मतलब अगर हम बात करें कि जो रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू वो कैसे होता है, कि अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सीधी जानी चाहिए। अगर हमने बीच में प्रिज्म रख दिया है तो वो लाइन थोड़ी अपना पाथ चेंज कर रही है, वो बहुत ज़्यादा पाथ चेंज कर रही है ना। तो इस तरह से हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो पी ई है वो इंसिडेंट रे है, पी और ई, जो पी क्यू ई हम बोल सकते हैं। ई एफ है वो रिफ्रैक्टेड रे, ई एफ फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टेड रे, और एफ एस जो है वो इमरजेंट रे है, जो यहाँ से प्रिज्म से बाहर निकल रही है, वो इमरजेंट रे बोल रहे हैं। एंगल ए एंगल ऑफ द प्रिज्म है, यहाँ पे जो एंगल ए दिया हुआ है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको बोलते हैं। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंस। जो सेकंड सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो क्या, उसको प्रिज्म के लिए क्या बोले, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल डी है जो एंगल ऑफ डाइवेशन, मीन्स जो यहाँ पे एंगल डी बन रहा है, मतलब
कि अगर इन दोनों लाइनों को आगे की तरफ ड्रॉ करते तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और जो एंगल बनाएगी, जिस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डाइवर्शन। मीन्स उसमें वो अपने पाथ से कितने एंगल पर मूव कर गई, कितना उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, उसको ये एंगल ऑफ डाइवर्शन बोलते हैं। ठीक है, सो here P is the incident ray, EF the refracted ray, and Fs is the emergent ray. You may note that a ray of light entering from air to the glass at first surface AB, the light ray on the refraction has bent towards the normal. At the second surface AC, the light ray has entered from the glass to the air, hence it has bent away from the normal. Compared to the angle of incident and the angle of refraction at each refraction surfaces of the prism, is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of diversion. In this case, angle D is the angle of diversion. Mark the angle of diversion in above activity and measure it. मीन्स क्या हुआ है, ये बताया गया कि जो ये PE है ये इंसिडेंट रे है, और अगर जब लाइट रे है वो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और जब लाइट रे है जो ग्लास से एयर में एंटर करती है तो वो जो नॉर्मल है उससे दूर की तरफ बेंट हो जाती है। ठीक है, एक ये बात लिखी हुई थी। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो ये एंगल डी है इसको हम एंगल ऑफ डाइवर्शन बोलते हैं, कि वो अपने पाथ कितना चेंज कर रही है। मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना हुआ जो एंगल है वो एंगल ऑफ डाइवर्शन के बोलते हैं उसको। Second topic of this class is dispersion of white light by a glass prism. Dispersion means एक जो वाइट लाइट होती है, जो सन से हमें वाइट लाइट गेन होती है, उसका डिस्पर्जन मीन्स वो कितने कलर्स से मिलकर बनी होती है, उन कलर्स में उस वाइट लाइट को डिफ्रेंशिएट करना, उसको डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। We have must seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we wake up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. Is the inclined refracting surfaces of glass prism so exciting phenomenon? Let us find it out through an activity. Means ये क्या बोल रहा है, जो वाइट लाइट होती है, जो धूप की जो वाइट लाइट होती है, जब बारिश आती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है, और जबकि दिन के टाइम में हमें क्या वो वाइट लाइट दिखाई देती है। तो वो वाइट लाइट इतने जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, वो कैसे इन 7 कलर्स को क्रिएट करती है, वो सब इसमें बताया गया। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल ऑफ नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। मीन्स हमें एक मोटा कार्डबोर्ड लेना है और उसके बीच में एक छोटा सा होल और एक नैरो स्लिट मीन्स एक पतला सा चीरा बना देना बिल्कुल मिडिल में। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। और हमें ऐसी जगह पर उस कार्डबोर्ड को रखना है कि उस जो हमने नैरो स्लिट किया है, जो बहुत छोटा सा स्मॉल होल किया है उसमें, वहाँ पर उस पर धूप पड़े, सनलाइट पड़े, और बहुत नैरो बीम, बहुत ही नैरो मतलब बहुत ही पतली बीम वहाँ से जो वाइट लाइट की है वो हमें गेन हो। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल on one of its face and shown in figure 11.15। मीन्स ये जो वाइट लाइट बीम आ रही है ये उस नैरो स्लिट से आ रही है, और हम क्या करते हैं एक प्रिज्म रख देते हैं उसके बीच में। जो उसके प्रिज्म रखने के बाद
हम क्या देखते हैं, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट कम्स आउट of it appears on a nearby screen. What do we observe? We will find a beautiful band of colors. Why does this happens? मीन्स क्या किया हमने, जो वाइट लाइट आ रही थी उस नैरो बीम से, और सॉरी नैरो स्लिट से जो वाइट लाइट आ रही थी उसके भी वहाँ पर हमने प्रिज्म रख दिया। तो और दूसरी तरफ उस प्रिज्म के दूसरी तरफ हमने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी, कोई भी एक स्क्रीन या एक जो बोलते हैं पर्दा होता है उसको वो रख दिया, या वॉल के पास ले गए उसको। तो हम क्या देखेंगे कि जो वाइट लाइट आ रही थी वो रिफ्रैक्शन होने के बाद, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो स्क्रीन पर वो डिफरेंट कलर्स क्रिएट करती है। तो कलर्स क्या होते हैं, ये रेनबो वाले कलर्स होते हैं, ये जो वाइट लाइट में, सनलाइट में होते हैं। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द incident white light into a band of colors, not the colors that appears at the two ends of the color band. What is the sequence of color that you see on the screen? The various color scenes are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, as shown in figure 11.5. The acronyms WIBGYOR will help you remember to the sequence of color. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of the light into its component colors is called dispersion. Means जो वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना क्या कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। और ये जो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इनका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉयलेट कलर है, फिर इंडिगो है, फिर ग्रीन, येलो, और येलो के बाद ऑरेंज, फिर रेड है, रेड कलर है। इस तरह के हमें ये कलर्स मिलते हैं। इनका सीक्वेंस याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हम याद कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, WIBGYOR। फर्स्ट V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, एंड R से रेड कलर। सो इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए हम WIBGYOR भी रिमेंबर रख सकते हैं। ये फिक्स सीक्वेंस होता है सनलाइट के लिए, और इसी से ही रेनबो क्रिएट होता है। Yet something makes each color distinct from the splitting light into its component colors is called dispersion. और ये इस लाइट का अलग अलग डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। You have seen that white light is dispersed into its 7 color components by a prism. Why do we get these colors? Different colors of light bands through different angles with respect to the incident ray as they passes through a prism. The red light bends at the least while the violet the most. Thus the ray of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. मीन्स क्या है, इस जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक वाइट लाइट आ रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद डिफरेंट कलर्स में अलग अलग डिफरेंट कलर्स में टूट गई। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये नोट कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग कलर्स हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर्स जो हमें मिले हैं यहाँ पे, वो सब कलर्स का जो एंगल ऑफ बैंड एंगल है, मीन्स रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अलग अलग लाइट का, वो सभी का अलग अलग है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा बैंड हुआ है नॉर्मल से, मीन्स उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, और रेड कलर का उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत कम है। ठीक है।
यही इसमें दिया गया है, जैसे ये इसमें बता रहा है, ठीक है। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure 11.6. This allowed all colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. मीन्स क्या, जो हमारे साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को किया। उन्होंने जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, उन्होंने सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को किया। तो जब उन्होंने ये जो 7 कलर्स गेन किए थे रेनबो वाले, तो उन्होंने क्या किया कि एक और प्रिज्म रखा, उसके बाद एक प्रिज्म रखने के बाद एक जहाँ पर 7 कलर्स मिलते हैं उस वहाँ पर स्क्रीन को हटा के वहाँ पे एक और प्रिज्म रखा, और कि कहीं इससे भी ज़्यादा कलर्स अगर हम गेन कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि उसी प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा, फर्स्ट प्रिज्म के कंपैरिजन में उस सेकंड प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा। तो उन्होंने देखा कि जो 7 कलर्स थे, जो फर्स्ट प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद जो 7 कलर्स प्राप्त हमें मिले थे, उसको जो सेकंड प्रिज्म है उस पर उस सेकंड प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद वो दोबारा से एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स जो इससे क्या उन्होंने समझा उन्होंने कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। जो भी लाइट है जो कि इस तरह का स्पेक्ट्रम देती है, उसको वो डेट ऑफ अ सनलाइट इज जैसे कि सनलाइट देती है, उसको एक वाइट लाइट हम मान सकते हैं। ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन shower. It is caused by diffraction of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. The water droplets act like a small prism. They reflect and disperse the incident sunlight, then reflected it internally and finally refracted it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. मीन्स जो एक रेनबो क्रिएट होता है वो कब होता है, जब बरसात आती है, बरसात आने के बाद वो रेनबो क्रिएट होता है। वो किस डायरेक्शन में बनता है, जो रेनबो बनता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। वो किस वजह से बनता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से बनता है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। वो क्या करती है, जो सनलाइट होती है उनको रिफ्रैक्ट करती है, इंटरनली रिफ्रैक्ट करती है, जिससे कि ये रेनबो क्रिएट होता है। यू कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। और हम रेनबो को कब देख सकते हैं, एक सनी डे में भी देख सकते हैं। वो मतलब धूप रहती है, वो कहाँ पे वाटरफॉल, अगर कहीं पे हम वाटरफॉल के पास जाएं तो वाटरफॉल के थ्रू हम अगर हम सन को देखते हैं तो तब हम रेनबो देख सकते हैं। और वाटर फाउंटेन में जब पानी निकलता है तो उस पानी की ड्रॉपलेट्स के थ्रू हम सन को देखेंगे तो तब भी हम रेनबो देख सकते हैं। जबकि क्या होगा, जो सन है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए। मीन्स जो अगर हम वाटरफॉल को देख रहे हैं तो जो हमारी बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए, तब हमें वाटरफॉल दिखाई देगा।
ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। और सो कि रेनबो कैसे होता है और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और कैसे हमें ये 7 कलर्स मिले, कैसे रेनबो का क्रिएशन होता है बरसात के टाइम पे, वो सब समझ में आया। सो thanks for watching and keep support, sharing and like this video. Thank you very much.